गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल श्रीजी स्टडी पॉइंट में। और हम इसमें मौर्य काल के बाद जो काल है मौर्योत्तर काल या गुप्त पूर्व काल जो 185 से 319 ईस्वी तक का है, इसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। वो भी किसके पॉइंट लेंगे हम? लूसेंट जीके के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो कहाँ से कहाँ तक का है? 185 ईसा पूर्व से 319 ईसा पूर्व तक का जो काल है वो मौर्य उत्तरतक काल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। ये ईसा पूर्व नहीं, ओनली ईसवी है। ओके, ये मिसप्रिंट हो गया है। अंतिम मौर्य सम्राट वीरदर्थ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की? तो वो था पुष्यमित्र शुंग। ठीक है। और ये कौन था? ये वीरदर्थ का सेनापति था, ब्राह्मण सेनापति। और उसकी हत्या करके वो सिंहासन पर बैठा और उसका शासनकाल 185 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व तक रहा है। शुंग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से विदिशा, कहाँ पर? विदिशा को बेस नगर भी कहते हैं, स्थानांतरित कर ली। अनेक प्रमुख नगरों में अयोध्या तथा जालंधर प्रमुख थे। पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए। पुष्यमित्र ने सिर्फ सेनानी अर्थात सेनापति की ही उपाधि धारण की। अश्वमेध यज्ञ क्या होता है? इसमें क्या होता है? यज्ञ करवाने के बाद जो राजा होता है वो अपना साम्राज्य विस्तार के लिए घोड़ा छोड़ता है। वो घोड़ा जहाँ जहाँ तक जाता है वो साम्राज्य के अंदर आ जाता है राजा के। अगर जो उसको पकड़ लेता है या मतलब जो अपना साम्राज्य राजा के अधीन नहीं लाना चाहता है, वो घोड़ा को पकड़ के उस राजा से उसको युद्ध करना पड़ता है। तो इस तरह से होता है ये अश्वमेध यज्ञ साम्राज्य विस्तार के लिए। कण्व वंश का संस्थापक कौन था? तो वसुदेव था। इसने देवभूति की हत्या करके कण्व वंश की स्थापना की थी। और पुष्यमित्र के समय सबसे महत्वपूर्ण घटना भारत पर यवनों का आक्रमण था। इस आक्रमण का नेता डेमेट्रियस था। इस आक्रमण को पुष्यमित्र का पौत्र वसुमित्र ने विफल कर दिया था। और ये तो पहला आक्रमण था। और दूसरा जो था उस आक्रमण में मिनंदर का नेतृत्व था। किसका? मिनंदर भी बोलते हैं और कहीं ना का डा हो जाता है, मिनंदर के नेतृत्व, जिसे शुंग शासकों ने विफल कर दिया। और पतंजलि पुष्यमित्र के पुरोहित थे। कौन था पुरोहित? पतंजलि, जिसने महाभाष्य की रचना की। किसकी? महाभाष्य की। एक और पॉइंट है पुष्यमित्र शुंग से रिलेटेड कि पुष्यमित्र शुंग ने पाटली में स्थित कुकुटाराम विहार को 3 बार नष्ट करने का प्रयास किया परंतु असफल रहा। और इस वंश का 9वां शासक भागवत अथवा भागभद्र था, जिसके शासन काल के 14वें वर्ष यवन नरेश एंटिलियाकाडिस का दूत हेलियोडोरस, कौन सा नरेश था? एंटिलियाकाडिस। और इसका दूत कौन था? हेलियोडोरस। जो हेलियोडोरस भारत शुंग शासक के विदिशा स्थित दरबार में आया और इसने क्या किया? इसने भागवत धर्म ग्रहण किया। क्या? कौन सा धर्म? भागवत धर्म ग्रहण कर लिया और विदिशा या बेसन नगर में गरुड़ स्तंभ की स्थापना की। कौन से स्तंभ की? गरुड़ स्तंभ स्थापना की और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की। इस वंश का 10वां और अंतिम शासक देवभूति था। देवभूति, जिसकी हत्या कर वसुदेव ने कण्व वंश की स्थापना की। शुंग शासक जो थे वो भागवत धर्म को मानते थे, लेकिन वो बौद्ध धर्म के प्रति भी आदर करते थे। तो इससे कैसे पता चलता है कि वो उसका आदर करते थे? क्योंकि भोपाल के पास सांची में 3 स्तूप का निर्माण करवाया है इन्होंने। ठीक है।
सातवाहन वंश। तो सातवाहन जो या अंध वंश के संस्थापक कौन है, तो उसके संस्थापक है सीमुख। और ये कैसे पता चलता है हमें, नानाघाट अभिलेखों के अनुसार पता चलता है कि सातवाहन या अंध इसका शासक सीमुख है। और इनकी राजधानी क्या थी, इनकी राजधानी प्रतिष्ठान या पैठन में थी। सातवाहनों के पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। तो किसने किया था, मौर्यों के अधीन। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के अधीन अधिकारियों के रूप में काम किया था, मौर्य के अधीन। निम्नलिखित में से कौन सा महानतम कुषाण नेता था जो बौद्ध बन गया, तो वो थे हमारे कनिष्क जी। ठीक है। कुषाण शासनकाल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है, तो वो भारत और ग्रीक शैली का मिश्रण है। कनिष्क की राजधानी क्या थी, पुरुषपुर। और इन्हीं के शासनकाल में चौथी बौद्ध सम्मति होती है, जिसका आयोजन कश्मीर में वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई। और अध्यक्ष कौन थे, वसुमित्र थे, जो होती है वसुमित्र। और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। कश्मीर में कनिष्क ने एक कनिष्कपुर बसाया था। कनिष्क में शक्य मुनि के धर्म के महायान शाखा को प्रश्रय दिया। उन्होंने जैन के कौन से शाखा का साथ दिया था, प्रचार प्रसार किया था, तो महायान का। दो धर्म, महायान मतलब जो जैन धर्म था वो दो समुदाय में बढ़ चुका था, महायान और हीनयान। तो उन्होंने महायान अपनाया हुआ था। कनिष्क के दरबार में जो मुख्य थे, वो दरबार में अश्वघोष, वसुमित्र, नागार्जुन, चरक, पार्श्व आदि विद्वान रहते थे। अश्वघोष ने बुद्ध चरित और सौंदरानंद नामक महाकाव्य की रचना की थी। कौन अश्वघोष ने क्या किया था, इनकी रचनाओं को देख लेते हैं। अश्वघोष, इनकी जो दो रचनाएं हैं, एक है बुद्ध चरितम, दूसरी है हमारी सौंदरानंद। क्लियर है पॉइंट। कनिष्क ने अपनी राजधानी में 400 फीट ऊंचा और 13 मंजिला एक टावर बनवाया था। ठीक है, और बनवाया था। तो चलिए आगे क्वेश्चन कर लेते हैं। पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है, तो ये पेशावर का दूसरा नाम है। चरक किसके राज्य चिकित्सक थे, तो चरक जो थे वो कनिष्क के राज्य चिकित्सक थे। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का क्या कारण था, तो इसके गांधार कला के नाते इसका प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई, तो भारत में सर्वप्रथम जो है स्वर्ण मुद्राएं वो कुषाण ने चलाई। जो कुषाण जो राजवंश है का मूल निवास स्थान चीन का सीमावर्ती प्रदेश निगसिया था। हुडों से पराजित होकर सिरदाई आए और फिर बैक्ट्रिया पर अधिकार कर लिया। कुषाणों का आगमन शकों के बाद हुआ था। किसके बाद हुआ था कुषाणों का आगमन, शकों के बाद। कुषाण यूची कबीले से थे। कौन से कबीले से थे, यूची कबीले से थे। भारत में कुषाण वंश का संस्थापक कौन था, कुजुल कडफिसेस था। इसने भारत के पश्चिमोत्तर भाग पर अधिकार कर लिया। इसने कोई राजकीय उपाधि धारण नहीं की। कुजुल के बाद आए बिम कडफिसेस शासक बना और 78 ईस्वी में कुषाण वंश का महानतम शासक कनिष्क गद्दी पर बैठा। और कनिष्क के सिंहासन पर बैठने के वर्ष 78 ईस्वी को शक संवत के नाम से जाना जाता है। तो मतलब 78 ईस्वी में जो सिंहासन पर बैठे उसी वर्ष को शक संवत के नाम से जाना जाता है। तो क्लियर है पॉइंट। आगे ये क्वेश्चन आएगा कि
शक के नाम से किसके शासन को जाना जाता है जब वो गद्दी पे बैठे। तो आपका रिवीजन हो जाएगा। किस संग्रह में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? तो मथुरा संग्रहालय में है अधिक मात्रा में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह है। निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? तो कुषाणों ने। सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने थे? तो उस समय जो मुद्रा सर्वाधिक बनी थी सीसा की। निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? तो कनिष्क के जो समकालीन थे वो हैं नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को करमुक्त भूमि या गांव देने की प्रथा आरंभ की? तो सातवाहन वंश। सातवाहन वंश। भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का शुभारंभ किसने किया? तो ये किया था यूनानियों ने। किसने किया था? यूनानियों ने। भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ किया? तो कनिष्क ने किया था। निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थीं? कुषाण शासकों ने। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? तो ये कनिष्क के दरबार की शोभा थे। आ गया वो क्वेश्चन, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासन काल में 78 ईस्वी में हुआ? तो वो था कनिष्क। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था पाकिस्तान में। प्राचीन काल में कलिंग का महान नरेश कौन था? तो कलिंग का जो महान नरेश था वो कौन था? वो खारवेल थे। कौन थे? खारवेल। और ये किस वंश से संबंधित थे? ये थे चेदी राजवंश से संबंधित। थोड़ा इनके राजवंश के बारे में जान लेते हैं। तो कलिंग के जो चेदी राजवंश का जो संस्थापक था वो थे महामेघवाहन थे। और इस वंश का इतिहास उदगिरी पर्वत पर स्थित हाथी गुफा अभिलेख से पता चलता है। कौन से अभिलेख से? हाथी गुफा अभिलेख। इस वंश की सबसे महत्वपूर्ण शासक जो है वो खारवेल ही हैं। खारवेल ने अपने शासन के 5वें वर्ष राजधानी में नहर का निर्माण करवाया। खारवेल ने पुष्यमित्र शुंग को पराजित कर वहां से जिनकी मूर्तियों को उठा लिया, जिसे नंद शासक उठा ले गए थे। खारवेल द्वारा निर्मित हाथी गुफा अभिलेख प्रसिद्ध है। ठीक है, ये किसके द्वारा निर्मित था? खारवेल के द्वारा ही निर्मित था हाथी गुफा अभिलेख। इसी से जानकारी मिलती है किसकी? कलिंग के चेदी राजवंश की। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र का हुआ? तो वास्तुकला का हुआ। सातवाहनों के आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया? तो इन्होंने शासन अपना शुरू किया था आंध्र से। सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो इनकी राजधानी थी पैठन या प्रतिष्ठान। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? तो हाथी गुफा अभिलेख। किस सातवाहन नरेश ने गथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? तो हाल ने की थी ये रचना। और ये वो कौन सी भाषा में की थी? प्राकृत भाषा में। कौन सी भाषा थी वो? प्राकृत। सातवाहन जो वंश है, इस वंश का सबसे पहला महत्वपूर्ण शासक जो था वो थे सातकर्णी। सातकर्णी। ये सातकर्णी प्रथम के नाम से भी जाने जाते हैं। इस वंश का सातकर्णी की उपाधि धारण करने वाले ये प्रथम राजा थे। और सातकर्णी ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए। राजसूय यज्ञ कर उन्होंने राजा की उपाधि धारण की। ठीक है, सातकर्णी प्रथम शासक था जिसने सातवाहन राजवंश को सार्वभौम स्थिति में ला दिया। किस स्थिति में ला दिया? सार्वभौम स्थिति में ला दिया।
सातवाहन वंश के एक शासक ने गथा सप्तशती नामक ग्रंथ प्राकृत भाषा में लिखी, जो कि ये क्वेश्चन में कंप्लीट हो चुका है। इस वंश का 23वां शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी था। कौन थे? इनके नाम के आगे मतलब गौतमीपुत्र सातकर्णी, गौतमीपुत्र सातकर्णी, क्लियर है? जिसने सातवाहन की खोई हुई प्रतिष्ठा को फिर से हासिल किया और इन्होंने कौन सा नगर बसाया? इन्होंने वेड़कटक नगर बसाया, वेड़कटक नगर बसाया। क्लियर है पॉइंट? और इस काल के कला स्थापत्य में अमरावती के उत्तर में स्थित नागार्जुन पहाड़ियों से 3री सदी में स्तूप निर्माण हुआ, जिसे नागार्जुन कोंड स्तूप कहा जाता है। पर्वतों को काटकर चैत्य व विहारों का निर्माण हुआ। अजंता का चैत्य कृष्ण के समय बना था। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? तो प्राकृत। इसका अंदाजा हम ये भी लगा सकते हैं कि जो गधा सप्तशती थी वो किस में लिखी थी? प्राकृत में। निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। तो पहले कौन सा राजवंश आया? तो पहले क्या आया? पहले शुंग आया, फिर सातवाहन, फिर गुप्त, फिर चोल, यानी ऑप्शन डी। मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही। भारत पर सबसे पहले निम्नलिखित में से किसने आक्रमण किया? तो किसने किया है भारत पर सबसे पहले आक्रमण? बैक्ट्रियन ग्रीक ने। किसने? बैक्ट्रियन ग्रीक ने। ये नाम दे रखे। अशोक का क्या नाम था? प्रियदर्शी उपाधि कहले। कनिष्क, देवपुत्र, खारवेल, कलिंग चक्रवर्ती, कुमारगुप्त, महेंद्र द्वितीय। विक्र संवत कब आरंभ हुआ? तो देख लेते हैं विक्र संवत कब आरंभ हुआ। तो 58 ईसा पूर्व में हुआ था विक्र संवत आरंभ। मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था। मौर्य के बाद जो सबसे प्रभावशाली राज्य था वो है सातवाहन। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न से किस काल में बनाई गई थी? तो बनाई गई थी कुषाण काल में। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो कण्व वसुदेव ने स्थापना की। किस चीन जनरल ने कनिष्क को हराया? पेन चाउ ने। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिम भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किया। तो किसने जारी किया तांबे के सिक्कों को? कुषाणों ने। कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। तो पहला कथन है, दूसरा कारण है। तो इसका जो राइट आंसर है सी है। ए सही है परंतु आर गलत है। जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे गांधी शैली कहते हैं। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था और जिसका प्रसार उसके माध्यम से एशिया व सुदूर पूर्व में हुआ? तो वो महायान का अनुयायी था। कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? तो इनके शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना थी चतुर्थ बौद्ध संगति, जिसके अध्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष, और ये कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी ये घटना, ये संगति। प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? तो ये किसके समकालीन थे? पुष्यमित्र शुंग के। ये इसके पुरोहित थे और उन्होंने महाभाष्य की रचना की थी। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? तो ये जारी किया था शक राजा रुद्रदमन द्वारा। तो शकों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जो शक थे वो यूनानियों के बाद शकों का आरंभ हुआ था। किसके बाद? यूनानियों के द्वारा
यूनानियों के बाद शकों का आगमन हुआ। पतंजलि, मनु इत्यादि ने भी शकों का उल्लेख किया है। शक शासक स्वयं को क्षत्रप कहते थे। क्या कहते थे ये स्वयं को? क्षत्रप। क्षत्रप कहते थे। शकों की 5 शाखाएं थी। पहली अफगानिस्तान, दूसरी पाकिस्तान, मथुरा, कश्मीर और उत्तरी ढक्कन। शक मथुरा सिरदिया के उत्तर में निवास करने वाले बार्बर जाति थे। तक्षशिला के सर्वप्रथम शक शासकों में मथुरा के शक शासक राजुल का नाम मिलता है। मथुरा के शक शासकों में किसका नाम मिलता है? राजुल का नाम मिलता है। उत्तरी ढक्कन के इतिहास में शक सबसे महत्वपूर्ण थे और इनका केंद्र नासिक तथा उज्जैन था। नासिक के क्षत्रप जो थे वो क्या कहलाए? छैरात। और उज्जैन के जो क्षत्रप थे वो क्या कहलाए? कर्दमक। नासिक के छैरात वंश का पहला शासक और जो नासिक था उसके पहला शासक कौन था? भूमक था। और कर्दमक शासक के चेस्टन प्रमुख था। कौन प्रमुख था? चेस्टन। कर्दम शासकों में सबसे महत्वपूर्ण शासक रुद्रदामन था। कौन था? रुद्रदामन। इसका शासनकाल 130 से 150 ईस्वी था। इसे 150 ईस्वी में जूनागढ़ अभिलेख लिखवाया जो संस्कृत भाषा में लिखा हुआ था और ये पहला अभिलेख माना जाता है। रुद्रदामन ने अपनी निजी आय से सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई थी। तो ये हो गया। किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था? तो गोंदोफिनस के शासनकाल में। किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी? तो कड़फिसिस सेकंड के समय में। किस वंश के शासकों ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया था? तो शकों ने। त्रतार या मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण की थी? शक ने। युचिक प्राचीन काल के भारत पर आक्रमण के संबंध में कौन सा कालानुक्रम सही है? तो पहले इसका ए है, पहले यूनानी, फिर शक, फिर कुषाण। यूनानी, शक, कुषाण। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया। तो कब लाया गया? प्रथम बार ग्रीकों द्वारा ईसा पूर्व सदी के प्रारंभ में उत्तर अफगानिस्तान में स्थित भारत यूनानी राज्य था। किसका था भारत यूनानी राज्य? बैक्ट्रिया का। 4 धातुएं सोना, चांदी, तांबा तथा सीसा में बनने वाले सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो इन्हें कारस्पण कहा जाता था। सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? तमिलों एवं चेरों का। मौर्योत्तरकालीन प्रमुख बंदरगाह में कौन सा असत्य है कि कौन सा बंदरगाह उस समय नहीं था? तो ऑप्शन डी, कोचिन बंदरगाह उस समय नहीं था। कौन था? बारबेरिक्रम, बेरिगाजा और आरिकामेडू था। निम्नलिखित में से किस स्थान को पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी के पेंट के नाम से संबोधित किया जाता है? तो आरिकामेडू को। मौर्य उत्तर काल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की? तो किसने की थी? डेमेट्रियस ने। निम्नलिखित में से किसने हिंद यूनानी, चलिए हिंदी यूनानी के बारे में कुछ पॉइंट जान लेते हैं।
हिंदी यूनानी या इंडो ग्रीक भी कहते हैं। इनका केंद्र बैक्ट्रिया था, जिसका स्थापना सिकंदर ने की थी। किसने की थी? सिकंदर। बैक्ट्रिया में स्वतंत्र यूनानी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? डायोटोटस ने की। और इस वंश के ड्रेमेटियस ने भारत पर विजय किया। और भारत पर विजय किसने किया? ड्रेमेटियस ने। भारत में एक ही समय 2 यूनानी वंश शासन करते थे। पहले वंश ड्रेमेटियस का वंश पूर्वी पंजाब और सिंध के क्षेत्र पर राज्य किया करता था, जिसकी राजधानी शकल थी। ड्रेमेटियस जिस पे करता था उसकी राजधानी कौन थी? शकल थी। और दूसरा कौन था? यूक्रेटाइटस। दूसरा वंश था यूक्रेटाइटस, जो बैक्ट्रिया कुल के काबुल घाटी तक था। इसकी राजधानी तक्षशिला थी। कौन थी? तक्षशिला। और पहले वंश डायमेट्रियस का सबसे महत्वपूर्ण शासक मिनांडर था। इसका जो शासक था पहला महत्वपूर्ण शासक वो मिनांडर था। और इसने नागसेन नामक बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। हिंदी यूनानी शासकों में सबसे पहले स्वर्ण के सिक्के जारी किए। और हिंद यूनानी शासकों में सबसे पहले लेखायुक्त सिक्के जारी किए थे। हिंद यूनानियों ने सबसे पहले किसके? स्वर्ण के सिक्के जारी किए थे। और इन्होंने लेखयुक्त सिक्के भी जारी किए थे। कुषाण का संबंध था। किससे था कुषाणों का संबंध? चीन के यूची जनजाति से। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? अश्वघोष। तो सही मिलान। इंडो ग्रीक हिंदी यवन थे। शक, सिथियान, पर्थव, पहलव। ये राज्य और उनकी राजधानी। सुंग की विदिशा थी या बेसन नगर। कलिंग चेदी राज्य की कलिंग, सातवाहन प्रतिष्ठान, पैठन, कुषाण की पुरुषपुर और पेशावर। रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासक ने केसर या सीजर की उपाधि ग्रहण की? तो किसने की थी केसर या सीजर की उपाधि ग्रहण? कुषाण ने। निम्नलिखित में से किसका निर्माण सुंग काल में हुआ था? तो इन सभी का निर्माण भरहुत स्तूप का भी, सांची स्तूप की वेदिका और तोरण द्वार और भाजा स्तूप का भी। सातवाहन नरेश हाल के समकालीन गुणाध्याय ने किस प्राकृतिक ग्रंथ की रचना की थी? तो किसकी की थी? वित कथा। निम्नलिखित में से कौन कथनों पर विचार करे? और क्या बताना है कि कौन से कथन इसमें सत्य हैं? तो केवल इसमें तीसरा ही कथन सत्य है कि बोध गया में शशांक ने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख मिलता है? तो महाक्षत्र रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख में। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? तो कुषाणों ने। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? तो चेदी वंश से संबंधित है। प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें भी क्या हमें देखना है सही कथन। तो इसमें जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, जिसमें सही कथन फर्स्ट एंड सेकंड है। श्रेणी ही वेतन
काम करने के नियमों, मानकों और कीमत को सुनिश्चित करती थी और श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।